गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए, कल जो हम लेक्चर कर रहे थे इसमें बेसिक बातें सीख रहे थे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया था, आज उसको फिनिश करते हैं। ये चैप्टर मैं फिर बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको समझना है, करना है और कोशिश क्या करनी है? कोशिश ये करनी है चीज़ों को समझ लो, डेफिनेशंस को, ठीक है ना, और उसको बिल्कुल रटना नहीं है। लॉ एंड एथिक्स में चीज़ों को जितना आप समझ करके लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आसान लगेगा, और जितना वर्ड टू वर्ड रटने की कोशिश करोगे उतनी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने शेड्यूल समझ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। कौन कौन सी क्लासेस हैं ऐसी दवाइयों की और कॉस्मेटिक्स की, ठीक है, जिसको इंपोर्ट करने की मनाही है, ठीक है, प्रतिबंधित है, उनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, या क्या चीजें हैं या क्या चीजें रोकती हैं कुछ चीजों को, दवाइयों कॉस्मेटिक को इंपोर्ट करने से, ठीक है। तो नो डाउट सबसे पहले ये तीन कैटेगरी, इनको हम लोग अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। सबसे पहले आती है मिस ब्रांडेड ड्रग्स, देन अडल्टेटेड ड्रग्स एंड स्प्यूरियस ड्रग्स। ये तीनों ही कैटेगरी की दवाइयों को हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है ड्रग्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि ड्रग्स दैट डू नॉट कॉम्प्लाई विद। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में तो ये तीनों भी आ गया। ऐसा क्या है, इन तीनों से हटके कुछ चीजें हैं, जैसे कि ऐसी दवाइयां जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉम्प्लाई नहीं कर रही, क्योंकि वो पालन नहीं कर रही है किस चीज का? इंडियन फार्माकोपिया का, या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया का, या ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स जो कि बताए गए हैं एक्ट के तहत, उन चीजों की वो दवाइयां या कॉस्मेटिक उनका पालन नहीं कर रही है। तो ऐसी दवाइयों को भी हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स प्रोहिबिटेड अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट। कुछ दवाइयां जो पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक की वजह से बैन की गई है, पब्लिक के फायदे के लिए। क्या है वो? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग इफ इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये दवाई बैन होनी चाहिए, मिसयूज हो रहा बहुत ज्यादा, कुछ भी चीज हो सकती है, तो वो दवाई जो बैन कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ड्रग्स विद मिसलीडिंग क्लेम। अब देखो यहां पे आ जाएगा मिसलीडिंग क्लेम में स्पेशली आता है अपने पास जो शेड्यूल जे था, जहां पर कैंसर, एड्स, डायबिटीज को अगर क्योर करना, कि हम पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, पूरी तरीके से, ऐसा कोई क्लेम करती हुई मेडिसिन है तो वो दवा भी प्रोहिबिट है, यानी कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ड्रग ऐसी दवाइयां जो CDSCO के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इसके साथ रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। उस दवाई को भी क्या है, इंपोर्ट होने से पहले यहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। न्यू ड्रग विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। कोई नई दवा मान लो विदेश में बनी है, रिसर्च होकर के हम उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर वो यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है CDSCO की, तो हम उसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। ड्रग हुज मैन्युफैक्चरिंग साइट्स आर नॉट अप्रूव्ड बाय इंडियन रेगुलेटर्स। विदेशों में भी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग चीजें हो रही हैं और कोई इंडियन उसको इंपोर्ट करना चाहता है, तो यहाँ पहले उस मैन्युफैक्चरिंग साइट का इंस्पेक्शन होता है, चीज़ें होती हैं। हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो जाकर के चेक करती है और अप्रूवल देती है। उसी केस में अगर मैन्युफैक्चरिंग साइट अगर अप्रूव्ड है कि हाँ ये हमारी GMP के अकॉर्डिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ही आप उसको क्या कर पाएंगे? इंपोर्ट कर पाएंगे। ऐसी ड्रग्स जो जिस कंट्री में बन रही हैं, अगर वहां पर बैंड है, कुछ दवाइयां होती है कुछ कंट्री में बैन कर दी जाती हैं, ठीक है। सपोज कुछ दवाइयां हैं बैन कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई मैन्युफैक्चर उसकी कर रहा है उस कंट्री में और चाह रहा है कि किसी दूसरी कंट्री में सेल कर दे, तो अगर वो उसी कंट्री में बैन है जहां वो बन रही है, तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। ड्रग्स विद प्रोहिबिटेड एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट समझते हैं ना? एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कलरिंग एजेंट हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हैं, बाइंडर्स हैं। ऐसा कोई एक्सीपिएंट जिसको कि बैन कर दिया गया है, अगर वो डाल करके मेडिसिन बनी है तो वो मेडिसिन भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस है।
लगभग इसमें जो पॉइंट्स हैं ये, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर केवल हम बात करें ड्रग्स की तो ड्रग्स के लिए ये स्पेशल पॉइंट आते हैं। अगर हम बात करें कॉस्मेटिक की, क्योंकि कॉस्मेटिक के लिए कुछ लगभग सेम चीजें, जैसे मिसब्रांडेड, स्प्यूरियस और ऐसे कॉस्मेटिक्स जिसके इंग्रेडिएंट्स, जैसे जो इंग्रेडिएंट्स डाल करके बनाया जाता है, अगर वो हार्मफुल है या टॉक्सिक है तो उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। हेक्साक्लोरोफिन 1% से ज़्यादा है अगर आपके कॉस्मेटिक में तो आप उसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। मर्करी कंपाउंड एक्सेप्ट एज प्रिजर्वेटिव इन आई मेकअप, ठीक है, अगर वो मैक्सिमम 0.7% है तो कुछ लिमिटेशन दे रखी है। अगर इनसे ज़्यादा है तो आप उन कॉस्मेटिक्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। विनाइल क्लोराइड्स है, जिरकोनियम है, सटन कोलतार कलर्स हैं जो कि हमारा स्पेसिफाइड है शेड्यूल क्यू के अंदर, ठीक है, तो वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कॉस्मेटिक अगेन जो रजिस्टर्ड नहीं है सीडीएसओ के साथ, पॉइंट काफी हद तक सेम से मिलेंगे बट अलग अलग कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर ड्रग्स को लेकर आता है। स्पेशली कई बार सेपरेट क्वेश्चन आता है कि कौन से ड्रग्स प्रोहिबिटेड है या कौन सी कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड है। कॉस्मेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी कॉस्मेटिक्स जो कि एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग करके बनाई गई है। जी हाँ, अगर कोई कॉस्मेटिक का ऊपर रिसर्च वगैरह किया गया और वो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करके बनाई गई है, वो पूरी तरीके से बैन है। कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक टेस्टेड ऑन एनिमल्स, ये 2014 से इफेक्टिव हुआ है, ठीक है। एनिमल्स के ऊपर अगर टेस्टिंग हुई है तो वो पूरी तरीके से बैन है। एक्सेप्शन, अगर कोई कॉस्मेटिक R&D के पर्पज से स्पेशल परमिशन के हिसाब से मंगाई जाती है रिसर्च के लिए केवल, तो उस केस में हम जो है उसको हम मंगा सकते हैं, बस उतना ही यहाँ पर छूट है। कॉस्मेटिक विद फॉल्स क्लेम, है ना, फॉल्स क्लेम आपने देखा होगा, पहले फेयर एंड लवली था, अब वो फेयर एंड ग्लो हो गया है, तो थोड़ा सा ब्रांड में चेंजिंग आई करके। तो वो यही है, अगर कोई क्लेम करता है कि थेरेपेटिक प्रॉपर्टी अनलेस आल्सो अप्रूव्ड एज ड्रग्स, कि भाई ये दवा कॉस्मेटिक लगाने से ये बीमारी स्किन की, ये इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे, हाँ, अगर वो एज ए ड्रग की तरह भी अप्रूव्ड है। कुछ मेडिसिन हैं जिनको कॉस्मेटिक के तौर पे भी बनाया जा रहा है, तो एक अलग बात है। फेयरनेस क्लेम विद मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, अगर आप फेयरनेस का क्लेम कर रहे हो तो वो भी क्या है, गलत कैटेगरी में आता है। तो समझ जाओ, कोई भी क्रीम फेयर नहीं कर सकती है, साफ साफ मेंशन है, ठीक है, आप फेयरनेस का क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये सब इस तरह से अगर क्लेमिंग हो रही है और वो उसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो, यहां सारी बात इंपोर्ट को लेकर चल रही है, ठीक है। देन जनरल प्रोहिबिशन, कुछ कॉमन प्रोहिबिशंस हैं, यानी कि प्रतिबंध है जो दोनों पे लागू होते हैं। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस या सर्टिफिकेट नहीं है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट थ्रू अनऑथराइज्ड पोर्ट्स, अगर आप कोई भी दवा या कॉस्मेटिक को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ सिलेक्टेड पोर्ट्स हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद एटसेट्रा, कुछ सिलेक्टेड पोर्ट्स हैं। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको इन्हीं पोर्ट्स में कहीं से कहीं किसी पोर्ट पर उनको उतरवाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इनकी चेकिंग होती है। आप किसी और जगह या किसी और पोर्ट पे उतरवाते हो, एयरपोर्ट पे या अपने नॉर्मल जो पोर्ट्स हैं, तो वो क्या है, बैन है, वहां पे उसको अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। विद कस्टम कमिश्नर एंड ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे पोस्टेड है, जो पोर्ट्स हैं स्पेशली, यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह बैठते हैं, वो चेक करते हैं सारी चीजों को, ठीक है। ऐसी ड्रग्स और कॉस्मेटिक जो पैकेजिंग और लेबलिंग को कॉम्प्लायंस नहीं करती हैं, मतलब पालन नहीं कर रहे हैं हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, उनको भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो पैकेजिंग, लेबलिंग हो गया, तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें से इंपोर्ट वाले पॉइंट अगेन सॉरी, कम से कम ये क्वेश्चन 3 नंबर का रहता ही रहता है, तो 6 से 8 पॉइंट कॉमन है, बहुत सारे पॉइंट, वो कॉमन आप याद कर लीजिएगा और उसको दोनों में लिख करके आ सकते हैं। जैसे एक पैकेजिंग लेबलिंग का हो गया, सर्टिफिकेट वाला हो गया, जो भी आपको इजीली और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, रटना ना पड़े। ओके, नॉन कॉम्प्लायंस की बात करें पैकेजिंग लेबलिंग के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है। जैसे भाषा की बात करें तो जो दवाइयां हैं या कॉस्मेटिक्स हैं उनके ऊपर इंग्लिश होनी चाहिए, साथ साथ में हिंदी या रीजनल लैंग्वेज जरूरी है। अंग्रेजी में तो सारा डिस्क्रिप्शन होना ही चाहिए, साथ में हिंदी या रीजनल लैंग्वेज अगर है तो वो देना चाहिए, सेम कॉस्मेटिक में, ठीक है। मैन्युफैक्चर का नाम, मैन्युफैक्चरर कौन है, बैच नंबर, एक्सपायरी, स्टोरेज, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर अलाउड नहीं है। स्पेशल मार्क्स, अगर वो शेड्यूल H या X या वार्निंग कुछ भी चीज है तो वो उसके ऊपर होना चाहिए,
ठीक है, इसके ऊपर ISI मार्क अगर एप्लीकेबल है तो इस टाइप से पैकेजिंग और लेबलिंग होती है जो बताई गई है हमारे रूल्स में है। अगर उसके खिलाफ कोई चीज जा रही है तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 4th नंबर पे आता है जो कॉमन दोनों पे लगता है, सैंपल्स विदाउट परमिशन। अगर आप सैंपल्स भी मंगवा रहे हैं तो बिना अनुमति के नहीं मंगाएंगे। ठीक है, कॉमर्शियल सैंपल्स विदाउट प्रायर परमिशंस या फ्री सैंपल्स फॉर प्रमोशन विदाउट अप्रूवल। और सीधी सीधी बात है, सैंपल्स आप किसी भी पर्पज से मंगा रहे हैं आप उसको नहीं मंगा सकते हैं, बिना अप्रूवल के बैन है वो। ठीक है, क्लियर है बातें। तो ये कुछ कैटेगरीज थी दवाइयों की और कॉस्मेटिक्स की जो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या उनके लिए कुछ कंडीशन है, अगर उन कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो हम उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें हमारे पास एक टॉपिक आया है लास्ट में, इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो लाइसेंस और परमिट के थ्रू ही इंपोर्ट करेंगे। क्या लाइसेंस है, क्या परमिट होता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें, मतलब सीधी सीधी बात यहां पर आएगी कि अगर हमें इंपोर्ट करना है तो क्या लाइसेंस होंगे, क्या परमिशन लगेगी, किसके तहत करेंगे, वो सारी बातें इस टॉपिक में आएंगी। पीछे वाला टॉपिक था हम बैन किन चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो क्या बोल रहा है ये कह रहा है अंडर चैप्टर 3 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है, चैप्टर 3 कह रहा है इस एक्ट का, इंपोर्टिंग अंडर लाइसेंस और परमिट, लाइसेंस या परमिट के अंडर अगर आप इंपोर्ट करते हो, इसका मतलब है डैट सर्टन कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन, कुछ जो मेडिसिन की कैटेगरीज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, कैनॉट क्रॉस इंडियन बॉर्डर्स फ्रीली। क्या कह रहा है, ठीक है, लाइसेंस और परमिट मीन्स का मतलब क्या है कि कुछ दवाइयां, रॉ मटेरियल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंडियन बॉर्डर्स पे ऐसे ही नहीं इधर उधर आप इंपोर्ट करा सकते हो। अगर इंपोर्ट करना है तो इंपोर्टर को जरूर 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 मस्ट ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है, फॉर्मल ऑथराइजेशन, उसको प्रॉपर अप्रूवल या ऑथराइजेशन चाहिए होगा, किससे, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, फुल फॉर्म याद कर लें, ये फिर इसके ऊपर पूरा चैप्टर भी आएगा एक। ठीक है, और जिस जो हेडेड बाय, कौन इसको हेड कर रहा है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCG। ठीक है, बिफोर शिपिंग दिस आइटम इनटू द कंट्री। तो कह रहा है कि अगर हमको कोई चीज इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस और परमिट का मतलब है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हमको अप्रूवल या ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, तभी हम चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी दवाइयों को या कॉस्मेटिक्स को। किससे ऑथराइजेशन लेना है, कौन सी संस्था है, ठीक है, वो सारी यहां पे लिखा हुआ, और ये आपका MCQ भी है। क्लियर। अब लीगल बेसिस की बात करें तो क्या कह रहा है, कानूनी, क्या है कानून इसके पीछे, तो कह रहा है सेक्शन 10 जो है एक्ट का वो मना करता है इंपोर्ट करने के, कुछ दवाइयों को इंपोर्ट करने से रोकता है, प्रोहिबिट इंपोर्ट्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स। चैप्टर 3 जो है वो एक्ट का बताता है, रूल 25 से 35 गवर्न्स द इंपोर्ट रेगुलेशन, कि अगर इंपोर्ट करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, और रूल 24 मैंडेट इंपोर्ट ओनली अंडर लाइसेंस। ठीक है, 24 बताता है कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के अंडर कर सकते हो, कुछ एक्सेप्शंस हैं उसकी बात कर लेंगे अभी। ठीक है, तो ये कानूनी बेसिस है, तो इसीलिए इंपोर्टेशन जो है ड्रग्स का, कॉस्मेटिक्स का, आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो, कानूनी अपराध है वो अगर बिना आप लाइसेंस या परमिट के करते हो। ओके, ये यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है और समझनी है। क्या है, आओ देखें। कह रहा है टाइप्स ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ये आपको याद रखने हैं। स्टैंडर्ड कॉमर्शियल, यहां पे हम लोग क्या है, जर्नल एलोपैथिक दवाइयां, जो हमारी नॉर्मल एलोपैथिक दवाइयां हैं या बायोलॉजिकल्स हैं, ठीक है, एंड एंटीबायोटिक, जो नॉर्मल हमारी मेडिसिन है, उसको अगर आपको बेचने के लिए इंपोर्ट करना है तो फॉर्म 8 भरना पड़ेगा, और आपको फॉर्म 10 पर क्या मिल जाएगा, उसका अप्रूवल लेटर मिल जाता है। नारकोटिक या शेड्यूल एक्स, यानी कि जो रेस्ट्रिक्टेड और साइकोट्रोपिक मेडिसिन हैं, इनको अगर आपको इंपोर्ट करना तो इसके लिए अलग फॉर्म 8A आपको भरना पड़ेगा, और फॉर्म 10A में इसका आपको अप्रूवल मिलता है। रिसर्च और एनालिसिस के लिए करना है, जैसे लैब टेस्टिंग या क्लिनिकल एसे के लिए करना है, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना है, कुछ क्वांटिटी करनी होगी, उसके लिए आपको फॉर्म 12 में अप्लाई करना होगा, और फॉर्म 11 में आपको क्या मिल जाएगा, ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा।
पेशेंट स्पेसिफिक, अगर किसी पेशेंट को मान लो भाई 6 महीने मेडिसिन चलनी है, रोजाना 3-3 टैबलेट भी खा रहा है, तो काफ़ी सारी मेडिसिन होगी वो, ठीक है। तो वो अगर उसको मंगवानी है बाहर से, तो उसके लिए क्या लगता है, डॉक्टर का पर्चा लगता है, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट इंपोर्टेड फॉर डायरेक्ट पर्सनल हेल्थ, और थोड़ा सा फॉर्म 12 आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म 12 में आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगा, और वो फॉर्म 12 भी लगा करके आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी मंगा सकते हैं। तो जी हाँ, पर्सनल यूज़ में भी मेडिसिन चलती हैं 6-6 महीने, साल भर लगातार मेडिसिन चलती है, तो बल्क में मेडिसिन आती हैं। बात क्लियर है? तो उस केस में भी आपको डायरेक्ट नहीं मंगवा सकते हो आप, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और तभी आप मंगवा पाओगे। कॉस्मेटिक रजिस्ट्रेशन, उसके लिए फॉर्म कॉस्ट 1 आता है, फॉर्म कॉस्ट 2 में आपको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर आपको मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करने हैं तो MD 14 के नाम से फॉर्म आएगा, और MD 15 में आपको क्या मिल जाएगा, लाइसेंस। क्या क्या चीजें इसके अंदर, डिवाइसेस की क्लास पढ़ेंगे डिटेल में, चैप्टर है शायद लास्ट चैप्टर में है ये, कि मेडिकल डिवाइसेस की 4 कैटेगरी है ABCD करके, ठीक है। और कुछ इक्विपमेंट्स के अंदर आते हैं, वेंटिलेटर है, डायलिसिस है, जो भी कुछ आपको मंगाना है तो वो MD 15 के तहत ही आप मंगा पाओगे। क्लियर बात है? तो यहां पर आपके लिए फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, किस कैटेगरी में कौन सा फॉर्म लग रहा है, ये आपको यहां पर याद करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। ओके, नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन है ना, पूछ रहा है ना कि लाइसेंस के तहत क्या करना है, तो आप एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के लिए ये आप याद कर लें, सुगम पोर्टल, ये बार बार आता रहेगा, यहाँ पे आया है और आगे भी चैप्टर्स में पूरा डिटेल में आएगा इसके बारे में। तो अब ऑनलाइन पोर्टल है, आपको जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर जाएं। ऑनलाइन पोर्टल के तहत आप सारे डॉक्यूमेंट अपने डालेंगे, वेरिफिकेशन वगैरह होता है। मान लिया पहले दिन आपने इसको क्या किया, अप्लाई कर दिया, स्क्रूटनी की जाएगी CDSO के द्वारा कि हाँ आपका फॉर्म वगैरह जो है कंप्लीट है, ये अगले 7 दिनों के अंदर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लेट नहीं होता, ऑनलाइन होता है, रिस्पॉन्स करना होता है। टेक्निकल इवैल्यूएशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, अगर जरूरत है, इफ रिक्वायर्ड, तो टेक्निकल जो कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी है, वो उसका क्या करेगी, वहां पे 7 दिन के बाद डाल देगी कि टेक्निकल इसका इवैल्यूएशन होना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो 30 से 60 दिन, 1 महीने से 2 महीने के अंदर वो आपको जो भी अपनी एक्सपर्ट कमेटी है रिपोर्ट बना के दे देगी कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। देन अगर जरूरत पड़ेगी तो इंस्पेक्शन ऑफ फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग साइट, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग साइट है उसके लिए भी क्या होता है, जाते हैं यहाँ से। तो वो 30 से 90 दिन में फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग साइट की क्या होगी, क्या कहते हैं, निरीक्षण होगा, उसका इंस्पेक्शन होगा, अथॉरिटी के लोग जाएंगे, चेक करेंगे, वो हो जाता है। देन फाइनली सब कुछ अगर ओके है तो अप्रूवल हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो रिजेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट 60 से 90 दिनों के अंदर। तो कुल दिन कितने हो गए, 60 से 90 दिन हो गए, ठीक है। लाइसेंस इश्यूएंस हो जाएगा। फिर अगर अप्रूवल है तो अगले 7 दिनों के अंदर, जहां से अप्रूव्ड है तो अगले 7 दिनों के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है इस तरीके से कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो 2 से 3 महीने आपको लग जाते हैं धीरे धीरे करते करते, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं यहां पर कि इंपोर्ट तो आप कर रहे हो लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन डाल दिए गए हैं कि क्या कंडीशन, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हर बारी लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, क्या हर बारी इतनी ही सख्ती से गुजरना पड़ेगा, तो नहीं, हर बार नहीं, कुछ एक्सेप्शन है। देखते हैं क्या एक्सेप्शन है वो, क्या उसके वो है। कह रहा है जनरल एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 10 प्रोविजो, प्रोविजो मतलब परंतु लगा दिया, ठीक है। कह रहा है रिसर्च एंड टेस्टिंग, अगर आपको रिसर्च करनी है, टेस्टिंग करनी है, छोटी क्वांटिटी मंगानी है ऑफ अनलाइसेंस्ड ड्रग्स आर परमिटेड एंटायरली स्ट्रिक्टली फॉर एग्जामिनेशन, लैब टेस्टिंग, केमिकल एनालिसिस और क्लिनिकल ट्रायल्स। तो कह रहा है कि रिसर्च है, टेस्टिंग है, तो और थोड़ी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी मंगानी है, तो उसमें फिर आपको इतना लंबा नहीं जाना होता, उसमें छोटा सा एक आप अपनी तरफ से ही लिख करके देते हैं और उसमें जिम्मेदारी आप अपनी लेते हैं और आपको वो मिल जाता है, ठीक है। दूसरा है पर्सनल पेशेंट यूज, जो पेशेंट अपने लिए फॉर्म 12A वाला था, तो उसमें अब आपको इतनी वो नहीं करनी पड़ेगी कि ये इतना दिन जा रहा है, नहीं, उसमें आपको छूट रहती है। इंडिविजुअल पेशेंट कैन बाईपास कमर्शियल लूप टू इंपोर्ट स्मॉल डोजेज ऑफ लाइफ सेविंग मेडिकेशन। तो अब इतना टाइम लगेगा तो फिर भैया उसकी मेडिसिन ही नहीं आ पाएगी। तो जो कमर्शियल लूप है, इतनी सारी टेस्टिंग है, वो सब चीज़ें स्किप हो जाती हैं, सीधा एक लेटर होता है, वो बनता है, तुरंत अप्रूवल मिलता है, तो उतना ज़्यादा उसको पूरा लाइसेंस परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोवाइडेड दे हैव ए वैलिड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द रजिस्टर्ड डॉक्टर, केवल कंडीशन क्या है कि वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा है शेड्यूल डी एग्जेम्पशन, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की बात करें अगर, ये तो बात होगी कोई जब मंगवा रहा है, रिसर्च के लिए मंगवा रहा है या अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवा रहा है, तो यहां पर आपको छूट है, इतना ज्यादा आपको झमेला नहीं करना है। फिर कह रहा है शेड्यूल डी की बात करें, जैसे कि प्री डाइजेस्टेड और स्पेशलाइज्ड फूड अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो, जैसे बल्क पाउडर मिल्क वाला पाउडर मंगवा रहे हो, कंडेंस्ड मिल्क मंगवा रहे हो, सीरियल प्रिपरेशन मीट फॉर डाइटरी फॉर्मुलेशन, तो इसमें आपको छूट है, ठीक है, क्योंकि ये प्री डाइजेस्टेड है, स्पेशलाइज्ड फूड है, केमिकल्स नहीं है, तो इसमें आपको काफी हद तक राहत रहती है। स्पीसीज एंड कॉन्डिमेंट, आप नेचुरल सीजनिंग एजेंट मंगा रहे हो जो कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं, तो यहां पे भी आपको छूट मिल जाती है, उतनी सख्ती नहीं देखने को मिलती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये काफी अच्छी चीज है। अगर आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, कच्चा माल या बल्क ड्रग मंगा रहे हो, तो ड्रग्स इंपोर्टेड डायरेक्ट, आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इनटू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं कंट्री में, ठीक है, सोलली टू बी मैन्युफैक्चर्ड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। आप जो ये रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, बल्क ड्रग मंगा रहे हो, आप इसको अपनी कंट्री में, ठीक है, क्या करोगे, बनाओगे प्रॉपर प्रोडक्ट के अंदर और उसको वापस से एक्सपोर्ट कर दोगे 100%, अपनी कंट्री में इस्तेमाल नहीं करोगे। ये आपका पूरा पूरा क्या मिला, डिस्काउंट मिला, मतलब छूट मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है। कॉस्मेटिक मंगा रहे हो, कॉस्मेटिक में भी सेम कंडीशन है, री एक्सपोर्ट के लिए आपने बल्क में मंगा रहे हो, उसे पैक करके, ठीक है, प्रॉपर पैकेजिंग में करके वापस से शिप कर दिया है, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपने माल मंगाया वो कंट्री में तो इस्तेमाल होना नहीं है, पैक करके आप वापस भेज रहे हो। तो इस तरीके से अब ये जो इंपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि उतनी सख्ती नहीं है जैसे कि नॉर्मल केसेस में होती है, जो ऊपर हमारे फॉर्म वगैरह दे रखे थे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी छूट मिल जाती है, काफी सारा उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। तीसरा है मेडिकल डिवाइस की बात करें अगर, तो क्लास है जैसे कि नॉन स्टेराइल या नॉन मेजरिंग डिवाइसेस, जैसे कि अब बात करें मैनुअल स्कैल्पल्स जो होते हैं, हाथ से चलाने वाले स्कैल्पल्स जो होते हैं, बैंडेजेस होगी, पट्टियां वगैरह हो गई, टंग डिप्रेसर है ना, दांत वाला डॉक्टर जीभ को दबा के देखता है, इस तरीके से सर्जिकल ग्लोव्स हो गए, इन सब के लिए MD15 इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। द कैविएट मतलब महत्वपूर्ण शर्त, कह रहा है दे आर नॉट एंटायरली अनमॉनिटर्ड, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मंगा रहे हो, चीजें हो रही हैं तो कोई देख रेख नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से निगरानी नहीं की जा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतनी सख्त निगरानी नहीं हो रही है, ये है। क्या कह रहा है, वाइल एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लाइसेंसिंग प्रोसेस, आपको केवल लाइसेंसिंग प्रोसेस से छुटकारा दिलाया गया है, ठीक है। इंपोर्टर्स मस्ट स्टिल जनरेट सेल्फ सर्टिफिकेशन, जो इंपोर्टर है, जो इंपोर्ट कर रहा है, वो अपना एक सेल्फ सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, किसका, सेफ्टी का, ऑब्टेन करेगा CDSO से। CDSO वहां पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करा देगा कि हाँ ये सेफ्टी के अंडर आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेगा टू क्लियर कस्टम, जिससे कि जब इंपोर्ट होके आएगा तो कस्टम में आपको दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं क्या आप माल मंगा रहे हो, ये यहाँ रजिस्टर हो गया, उतनी लंबी प्रोसेस पे आपको नहीं जाना पड़ेगा, जो पूरी लाइसेंसिंग प्रोसेस थी वहां नहीं जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये आपकी छूट थी। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। यहाँ पर क्या था कि हमको इंपोर्ट करने में किन किन चीजों से क्या मिल रहा है, एक्सेप्शन है, छूट है करके, उतना लंबा लाइसेंसिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। कल जो पढ़ रहे थे उसमें यही कुछ पेजेस रह गए थे, तो इसलिए आज का लेक्चर छोटा रहा। ये कल वाले चैप्टर से ही लिंकअप रहेगा, यानी कि पहला टॉपिक अगर आप उसमें देखोगे सिलेबस के अंदर, तो ये पहला टॉपिक पूरा कवर हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा कल, जिसको हम स्टार्ट करेंगे, जो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका या तो एक ही में हो जाएगा या उसके भी 2 लेक्चर बन सकते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक हैं उसके अंदर भी, 1 2 3 4 अगले 4 या 5 लेक्चर लग जाएंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने में, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, बड़ा चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज़ पढ़िएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद जैसे जैसे आपके MCQ अपडेट होते जाएंगे, तो आपके उसके अंदर की बारीकियाँ, कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हैं, वो चीज़ भी क्लियर होती चली जाएगी। क्लियर? तो चलिए, आज का लेक्चर छोटा रहेगा, इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, गुड नाइट।